जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज 1 जुलाई है और आज से पूरे देश भर में कानून बदल गया है। जो आप आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जानते थे वो अब बदल चुका है। अब नए कानून के तहत, नए धारा के तहत कार्रवाई होगी। और इस वक्त इस मुद्दे पर जानने के लिए और आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडवोकेट और सीनियर जर्नलिस्ट सुबोध सौरभ जी, और इनसे हम जानेंगे कि जो नए कानून हैं वो बदल गए हैं, अब लोगों को कितना और किस तरीके से प्रभावित करेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको सूर्य विहार के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध जी, आप ये बताएं कि आज से जो कानून बदला है वो कानून किस तरीके से लोगों को प्रभावित करेगा और क्या बदलाव हुआ है? ये जो वर्तमान में जो कानून लागू था वो करीब लगभग 100 साल पुराना था और ये आउटडेटेड हो चुका था। इसमें कई सारे बदलाव की मांग हो रही थी। सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श कर इसमें काफ़ी ठोस बदलाव किए हैं और जिन अपराध के लिए धारा की व्यवस्था नहीं थी वो दूसरी धाराओं के सारे उस अपराध को डिफाइन किया जा रहा था। अब नई धाराएं जुड़ गई हैं और उसको काफ़ी मजबूत किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि क्या धारा लगेगी। जैसे पहले चेन स्नैचिंग के लिए धारा नहीं थी, वो किसी दूसरे केस में उसको धारा में इन्वॉल्व किया जाता था। अब उसके लिए स्पष्ट धारा है, नॉन बेलेबल है और उसमें वो गैर जमानती है, चलते आपको उसमें जमानत नहीं मिलेगी। इसी तरीके से कई अन्य धाराएं हैं जो इसमें शामिल हुई हैं। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से, जिसे आप भारतीय न्याय संहिता कहेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और तीसरा जो है महत्वपूर्ण है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। साक्ष्य अधिनियम है, जो पहले एविडेंस एक्ट था अब साक्ष्य अधिनियम हो गया। जी, वो ब्रिटिश कालीन कानून था, तो अब उसमें भारत के नियम, नए लॉ के हिसाब से उसको लागू किया गया है। इसमें ये कहा जा रहा है सुबोध बाबू कि जो नए जो कानून बदलाव हुए हैं उसमें पुलिस की ताकत को ज़्यादा दे दिया गया है। अगर पुलिस दुरुपयोग कर दे, अपने पावर का मिसयूज कर दे तो लोग परेशान हो सकते हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? पुलिस को कुछ अधिकार मिले हैं, लेकिन जो अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, उसकी निगाह रहती है पुलिस पर, तो इसका दुरुपयोग थोड़ा बहुत होगा, जो अभी भी होता है, तो उसको रोकने की भी व्यवस्था हो जाएगी। नया जो कानून लागू हुआ है वो कई मामलों में अलग है। कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है जिससे अब आम आदमी भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, कोई आम आदमी प्राथमिकी के लिए जाता था थाने में तो उसे डांटकर मारकर भगा दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमजोर, दलित, पिछड़ा, ये जो समाज है, जो थाना नहीं जा सकता था, वो भी अब थाना जा सकता है, FIR दर्ज करा सकता है। 0 FIR? जी, 0 FIR ही नहीं बल्कि EFIR कहिए। EFIR इस चलते कि पहले आपको थाना जाना था, आप आवेदन देते तब प्राथमिकी दर्ज होती, अब ऐसा नहीं है। आप उसकी ईमेल आईडी है, आप उस पर एक आवेदन भेज दें और उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी। मतलब हम ईमेल कर दें और FIR दर्ज? जी, प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी, लेकिन 3 दिनों के अंदर आपको थाना जाना होगा, आपका भौतिक सत्यापन होगा कि आप ही ने वो आवेदन भेजा है। एक इसमें जो अभी हम लोग उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, बहुत लोगों के पास ईमेल आईडी नहीं है, फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन भी कम है, या है तो ईमेल आईडी नहीं है। तो ये अनिवार्य है कि यदि आप प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन ये हो आपके पास। एक चीज़ और कहा जा रहा है कि पहले जो बुजुर्ग लोग थे, जो 60 साल के ऊपर के लोग थे, उनको जो है अगर उन पे भी FIR हो गई तो पुलिस खींच के लाती थी या उनको गिरफ्तार करती थी। नए कानून में जो है कुछ संशोधन किया गया है, उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की गई है। जी, नए कानून में ऐसा है कि 3 साल से जो कम सजा का जिन धाराओं में प्रावधान है, 3 साल से कम सजा है जिनमें, उसमें यदि 60 साल से कोई ऊपर का व्यक्ति है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसको आपको एक DSP रैंक से नीचे के पदाधिकारी उस केस को देखेंगे, उनकी अनुमति के साथ ही आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना उनकी अनुमति के आपने गिरफ्तार किया और वो जेल चलेगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, बुजुर्गों को सहूलियत होगी। कई बार उनका नाम बस इसी तरीके से डाल दिया जाता था कि इनकी प्रतिष्ठा का हनन हो जाए, या फिर बीमार है तो इनको ये जेल जाएंगे तो बचेंगे नहीं, तबीयत खराब होगी, दिखा नहीं पाएंगे, तो ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। और एक चीज़ इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले जो पुलिस 15 दिनों के रिमांड मांगती थी, अब वो 90 दिन कर दिया गया। और ये बहुत जो है ये इसका दुरुपयोग हो सकता है। पुलिस किसी के भी बेल कैंसिलेशन करा सकती है और उसको फिर से गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, नया कानून बना जरूर है, लेकिन आप बेल कैंसिलेशन उसी केस में कराते हैं जिसमें आपराधिक इतिहास होता है। बेल कैंसिल किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो अपराध में लिप्त हैं, लगातार लिप्त हैं, उनकी ही जमानत याचिका का विरोध जो है पुलिस वाले या पुलिस करती है या सरकार करती है। तो इसको धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुलिस
किस रूप में उसको ले रही है। और पूरी तरह पुलिस के लिए या पुलिस के पक्ष में यह कानून है ऐसा नहीं है, आम लोगों के हित में है। अब समय बदल गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि आप किसी घटना स्थल पर जाकर और आप वहाँ का वीडियो फुटेज और फिंगरप्रिंट्स और वो चीज़ें उठा लें। अब वो सारी व्यवस्था इसमें लागू है। मतलब डिजिटल एविडेंस को अब मान्यता मिल गया है। जी, डिजिटल एविडेंस को मान्यता मिल गई और एफआईआर से लेके केस डायरी से लेके चार्जशीट से लेके वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो पाएंगी। अभी क्या था कि पुलिस से न्यायालय से डायरी मांगी जाती थी, पुलिस वाले डायरी नहीं भेजते थे, और यदि कोई व्यक्ति 1 सप्ताह के बाद भी जमानत का अधिकार रखता है तो सिर्फ डायरी के विलम्ब होने के कारण उसे जमानत नहीं मिल पाती थी। तो यदि अब डायरी आज अनुसंधानकर्ता ने डायरी लिखी और उसने अभी सबमिट किया और ये अगले कुछ मिनट में न्यायालय के साइट पर दिखने लगेगा, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्ट होंगे, तो उस केस में अब डायरी की मांग नहीं करनी होगी। अब उसी डायरी को देख के आप बिल दे सकते हैं। अच्छा, ये नए कानून के बाद से पुलिस को भी कहा जा रहा है कि पुलिस को भी बहुत अवगति होना होगा, अपडेटेड होना होगा। वो भी अब डायरी जो है डिजिटल तरीके से लिखेंगे, उनको कितना परेशानी होगा? परेशानी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन अब जो नए पुलिस पदाधिकारी आ रहे हैं वो सभी मोबाइल फ्रेंडली हैं, इंटरनेट फ्रेंडली हैं। औरंगाबाद जिले में 600 अनुसंधान करता है, 600 जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है नगर भवन में, और आगे भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलना है। वो नियमित रूप से चलेगा। उन्हें एक लैपटॉप दिया जाना है, एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा और उसी के सहारे वो अपना अनुसंधान कार्य पूर्ण आप एक खुद लॉयर हैं और आप जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो है सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा है। तो अब उनको नया कानून भी पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल एविडेंस को भी देखना पड़ेगा, तो उनको कितना परेशानी होगी? थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि अब नई धाराओं को याद करना पड़ेगा। पहले से जो 100 सालों से धारा चली आ रही थी, तो आम आदमी भी जानता था कि अगर हत्या का कोई मुकदमा है तो उसमें धारा 302 लगेगी, लेकिन अब वो धारा बदल जाएगी। इसी तरीके से कोई छेड़खानी का मामला है, बलात्कार का है, लूट है, डकैती है, सभी चीज़ों में धाराएं बदल जाएंगी। तो ये जो सेक्शन है वो सेक्शन अब बदल जाएगा। 420 जो एक धारा थी, और ये धारा ही नहीं थी बल्कि एक बदनुमा धब्बा था जो आप किसी के साथ यूज़ करते थे, किसी को बोलते करे 420 है तो ये धारा समाप्त हो गई है। तो अब एक दाग तो मिट गया। ये भी कहा जा रहा है कि एसडीएम जो होते थे उनको अब इस कानून में जो है बहुत पावर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि जो ज़मीन के या पड़ोसी कोई डिस्प्यूट करते थे कि घर के बाहर कोई जानवर बांध देता था, नाली बहा देता था, या इस तरीके के और जो परेशानी होती थी, उसमें पहले लोग 144 करते थे या कंप्लेन करते थे। अब उसमें एसडीएम को शायद पावर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि एसडीएम जो आदेश देंगे वो शायद अंतिम आदेश होगा। इसमें क्या सच्चाई क्या है? सिविल मामलों में एसडीएम का आदेश अंतिम नहीं होगा। धारा 144 की एक अपनी मियाद है, वो उतने दिनों तक ही लागू होती है। उसके बाद वो आप 145 में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो फिर आपको उस हिसाब से न्यायालय में जाना पड़ेगा, अनुमंडल पदाधिकारी के ही। लेकिन 145 की कार्रवाई बहुत कम मामलों में होती है, 144 की कार्रवाई होती है। और वो ऐसा नहीं है कि वो असीमित समय के लिए नहीं है, वो सीमित समय के लिए है। जिनको जानकारी नहीं है वो कहेंगे कि अरे एसडीएम ने ही फैसला दे दिया, वही सर्वमान्य नहीं। आप उसे आगे अपील में जा सकते हैं। उससे ऊपर के जो कोर्ट हैं, डीसीएलआर का कोर्ट है, एडीएम का है, डीएम का है, फिर आप जुडिशरी में सिविल जो मामले चलते हैं उनका अलग कोर्ट है, आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। ये नए कानून को आप अच्छा मान रहे हैं या इसमें कोई खामी है, लोगों को परेशान करेगा? परेशान नहीं करेगा, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और जिम्मेवारी भी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी के साथ कोई मारपीट की घटना घटी तो वो पहले जाके आवेदन देता था, प्राथमिकी दर्ज होती थी। इसमें जो दूसरा पक्ष है, अगर वो बहुत दूसरी प्रवृत्ति का सामाजिक तत्व है, अब वो अगर पहले आवेदन करता है तो चूंकि EFIR है तो उसकी प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। तो पुलिस की ये जवाबदेही बढ़ जाएगी कि वो देखे कि मतलब कौन सही है कौन नहीं है। आपको समाज के तमाम लोग देख रहे हैं, नए कानून के बाद लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई झगड़ा करता हो या बात बात पर जो है वो गर्म हो जाते हो, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपको देख रहे हैं लोग। मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि छोटे स्तर के विवाद हैं जिनका निपटारा आप स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं तो उसे कर लें। अन्यथा सिर्फ मामूली बातों के लिए कोर्ट कचहरी या पुलिस के पास न ही जाएं तो अच्छा है, इसका कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे विवाद को खुद से निपटाएं। यदि एक बड़े नुकसान को कम करना है तो एक कदम पीछे खींच लें, वो ज़्यादा आपके लिए हित में रहेगा। और यदि कोई ऐसी आपराधिक वारदात होती है तब तो खैर पुलिस व्यवस्था है, आप उसके लिए आगे आएँ और उसका लाभ लें। लेकिन बात बात पर FIR, EFIR, ऑनलाइन FIR, व्हाट्सएप FIR, ये समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि हर कोई इस तरीके से EFIR की सुविधा लेने लगेगा तो ये विकास का कोई काम नहीं है, आपकी डेवलपमेंट में आपका इसका कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, परेशान करेगा।
ये अपराध से बचने के लिए व्यवस्था है, न कि इसके लिए है कि आप किसी को तंग कर दें। तो ये सुबोध कुमार सिंह जी थे, ये एडवोकेट भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये आपको अपना दोनों अनुभव आपसे साझा कर रहे थे और आपके बहुत सारे डाउट्स को इन्होंने क्लियर कर दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।